चलो उसके आगे, अब आगे बढ़ते हैं। पानी वानी पी लिया, अब ध्यान आगे आ जाओ अब फिर से। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपको एक एग्जाम्पल देना होगा जो बाउंडेड सीक्वेंस हो लेकिन कन्वर्जेंट न हो। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस विच इज नॉट कन्वर्जेंट। तो कंसीडर द रियल लाइन, ये पहले से जानते इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं लिखवाऊंगा। कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन, रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक। मीट्रिक स्पेस जो यहाँ कंसीडर कर रहे हो वो रियल लाइन ले रहे हो। आर विथ यूजुअल मीट्रिक, स्टैंडर्ड मीट्रिक बोलो, यूजुअल मीट्रिक बोलो, और या तीसरा नाम क्या बताया था, किसी को याद है कल? यूक्लिडियन मीट्रिक। तो तीनों मॉड वाली मीट्रिक मतलब समझना है। लेट ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये सीक्वेंस ले लिए, ये आर के अंदर है सीक्वेंस, आर के अंदर है सीक्वेंस। कल इसी को दिखाए थे, डाइवर्जेंट भी है ये। ठीक है, कल आप दिखा चुके हो कि ये डाइवर्जेंट है। आज आपको दिखाना कि ये बाउंडेड है, लेकिन मीट्रिक स्पेस की डिफिनेशन से। ऐसा नहीं कि जो आप आर में दिखाते थे उससे, मीट्रिक स्पेस के, यानी एक बॉल के अंदर ये कंटेन हो जाए। ठीक है, बॉल के अंदर। यहां जब करते हो तो मीट्रिक ट्रीटमेंट है। वहां तो आप लिख देते थे कि ए एन का मॉड लेस आर इक्वल टू 1, ऐसे लिख दिए थे ना वहां पे, जो पार्ट 1 में करवाया था कि सारे ए एन, जितने भी ए एन है उसका मॉड लोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मॉड ए एन इज लेस आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू एन, सो ए एन इज बाउंडेड। ये पार्ट 1 में चलता है, यहाँ ये लिख के आए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको बॉल के थ्रू लिखना होगा कि सारे ए एन एक बॉल के अंदर आ जाए, सारे ए एन एक बॉल के अंदर आ जाए, ओपन बॉल के अंदर। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम से देख के आपको आंसर देना है। जो ये सीक्वेंस बनाया हो इसमें दो ही टर्म आए, मतलब सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, लेकिन आएंगे क्या बार बार? -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं। तो -1 ये आपका, ये 1, ये 1। अब एक मैं बाल बना रहा हूं जिसका सेंटर 0 कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 0, आप कुछ भी कर सकते हो। 0 कर रहा हूं, सेंटर 0 कर रहा हूं। आप बताओ रेडियस क्या चूज करोगे कि -1 भी उसके अंदर आ जाए, 1 भी उसके अंदर आ जाए? क्योंकि रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल क्या होता है? रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल मीन्स ओपन इंटरवल। रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल मीन्स ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल बनाना है। रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल मीन्स एक ओपन इंटरवल बनाना है प्रियांशु, जिसमें -1 भी आ जाए, 1 भी आ जाए। ओपन इंटरवल बनाना है, क्योंकि ओपन इंटरवल ही ओपन बॉल होते हैं रियल लाइन में। तो कितना रेडियस लोगे? 0 सेंटर हो गया, रेडियस कितना लोगे? हाँ, 1 से बड़ा। 1 मत ले लेना। अगर 1 ले लिए, अगर आप रेडियस 1 ले लिए तो आपका 0 -r, 0 + r जो इंटरवल बनाओगे वो -1 1 ओपन बन जाएगा। इसमें न तो -1 आ रहा है न तो 1 आ रहा है, दोनों बाहर है। ये मत 1 नहीं, यानी जो यहाँ r चूज करोगे वो 1 या 1 से बड़ा कुछ भी ले लो। मान लिया आप 2 ले लिए। ठीक है, r इक्वल टू, लेट r इक्वल टू 2, तो इधर -2 आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा? +2। तो ये आपका 0 -2 है। -2 मतलब 0 -2, क्योंकि सेंटर इसके हिसाब से देख रहे हो। -2 मतलब 0 -2, और 2 मतलब 0 + 2। ठीक है, 0 + 2, 0 + 2। ये तो मैं सेंटर दे दिया हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई सेंटर मान लो। सेंटर कोई दूसरा लड़का होता जो सेंटर बना लिया 1/2, 1/2, 1/2 के लिए क्या रेडियस लोगे? 1/2 सेंटर है इंटरवल का, और क्या रेडियस लोगे? क्यों? हाँ, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, 1/2 में से 1 घटा दो, 3/2, 3/2 से बड़ा। ठीक है, 3/2 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो। तो यहां जो आप बनाए हो, यहां r इक्वल टू 2 ले रहे हो। ठीक है, ये सब मिटा दो। लेट r इक्वल टू 2, लेट r इक्वल टू 2, यानी इस डायग्राम में जो आप ले रहे हो, r को मैं प्रिसाइज लिख दूंगा यहाँ पे, r इक्वल टू 2 इस डायग्राम में। ठीक है, देन
तो ए एन अगर आप ये ले रहे हो तो लेट आर इक्वल टू 2 ले लिए, 2 ही नहीं 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, तो आर इक्वल टू 2 ले लिए। देन -1 बिलोंग्स टू 0 माइनस आर, 0 प्लस आर, पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 0 माइनस टू वो डायग्राम में दिख रहा है, बस उसको मैं लिख रहा हूं। 0 माइनस टू, 0 प्लस 2 दैट इज -2 ओपन इंटरवल -2 2। इसके अंदर -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज ए एन बिलोंग्स टू, सारे टर्म जो सीक्वेंस के हैं वो क्या है, -1 और 1 ही तो हैं, ठीक है। -1 और 1 ही तो हैं सीक्वेंस के टर्म, -1 है और 1 है, बार बार यही होगा। 8 जितने 8 टर्म होंगे वो -1 होंगे, यानी पहला तीसरा पांचवा सब -1 होंगे, दूसरा चौथा छठवा सब 1 होंगे, तो या तो -1 होगा या तो 1 होगा। तो सारे ए एन बिलोंग कर जा रहे हैं 0 माइनस आर, या मैं सीधे -2 लिख दे रहा हूं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एंड दिस इंप्लाइज an बिलोंग्स टू, दिस इज नथिंग बट B02, है कि नहीं? ये यही B02 है। B02 निकालोगे तो यही आएगा ना। B02 मतलब क्या? रियल लाइन के अंदर B02 का मतलब क्या होगा? B02 मतलब 0 माइनस 2 x माइनस आर लिखते हैं ना, BXR। रियल लाइन के अंदर BXR क्या होता था? x माइनस आर ओपन इंटरवल x माइनस आर x प्लस आर। तो x की जगह 0, r की जगह 2, तो B02 क्या आएगा? x माइनस आर, तो यानी 0 माइनस 2, 0 प्लस 2 दैट इज -2 2। तो जो आपका -2 है वो B02 है, ठीक है, B02 है, ठीक है जी। यानी सेंटर 0 रेडियस 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब सीक्वेंस जो भी है सीक्वेंस an इक्वल टू -1 लेके चल रहे हो, उसके सारे टर्म एक बॉल के अंदर आ गए, ये दिखाना था आपको, एक बॉल के अंदर आ गए। अब कहोगे कि सीक्वेंस आपका सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस -1 पे पावर n, सीक्वेंस -1 पे पावर n, और एक ब्रैकेट और लगाते हैं, ठीक है, जब सीक्वेंस लिखते हो सीक्वेंस -1 पे पावर n इज बाउंडेड सीक्वेंस। बट ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया क्योंकि सारे टर्म बॉल के अंदर आ गए, एक ओपन बॉल के अंदर। बट कल ही आप देख लिए थे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ये। लास्ट कल ही वाले लेक्चर में देख लिए थे, इट इज नॉट कन्वर्जेंट इन प्रीवियस लेक्चर। और एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आया ना कन्वर्स सही नहीं है, आप दिखाने मत बैठ जाना कन्वर्जेंट, नहीं तो आपका 3 घंटा के पेपर गड़बड़ा जाए, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप इतना भर लिखना, ठीक है। सिर्फ बाउंडेड, वो टीचर इंटरेस्टेड रहता है कि आप बाउंडेड दिखा पा रहे होंगे बाल के अंदर, बस ये दिखाना बाउंडेड बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट। उसको कन्वर्जेंट मत दिखाने बैठ जाना, मैं भले दिखा दिया कल, वो अलग बात है, आप मत दिखाने बैठना, आप सीधे यही लिख देना। तो आपका ये रिजल्ट खत्म हो गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, और एक क्वेश्चन आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं कोई ये नहीं कह सकता इंपॉर्टेंट, सब आपके एग्जाम पेपर के आए हुए हैं, ठीक है, सब आपके एग्जाम पेपर में कभी न कभी आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रूव दैट इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस x, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इन ए मीट्रिक स्पेस x dxy माइनस dxz का मॉड, dxy माइनस dxz का मॉड, dxy माइनस dxz का मॉड। क्यों मॉड लगा रहे हो? क्योंकि dxy रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? dxy तो हमेशा रियल नंबर होगा, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, ठीक है, दिस इज रियल नंबर। वो भी आपको ये भी पता है कि ये नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। तो हो सकता है कि dxy छोटा हो, dxz बड़ा हो, ठीक है, तो निगेटिव भी तो आ सकता है। अगर dxz मान लो 1 है और
डी एक्स वाई मान लो 1 है और डी एक्स जेड 2 है, तो 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा ना। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किए, मॉड लगा दिए, ठीक है, मॉड डी एक्स वाई माइनस डी एक्स जेड, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स जेड। अरे सॉरी, नहीं नहीं, वहां दूसरा वाली एंट्री फिक्स करना, डी जेड वाई डी एक्स वाई दूसरी फिक्स रहनी है, दूसरी या पहली कोई एक फिक्स करो। तो वाई यहाँ है तो वाई यहाँ भी रहना चाहिए, ठीक है, मॉड डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई, ठीक है, यानी दूसरी एंट्री आप फिक्स कर दे रहे हो या पहली एंट्री कोई एंट्री, क्योंकि डी सिमेट्रिक होता है, डी सिमेट्रिक होता है, तो पहला वेरी कर रहा है एक्स जेड और दूसरा वाई वाई है, ठीक है, वाई है। लेस आर इक्वल टू, जो फिक्स है उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ वो लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि मॉड डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड, जो फिक्स है उसको छोड़ दो, डी एक्स जेड से लेस आर इक्वल होगा फॉर कुछ भी एक्स वाई जेड हो, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन एक्स, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन एक्स, एक्स वाई जेड एक्स में कुछ भी हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई का मॉड लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड। कोई बता सकता है कि इसका एनालॉग वर्जन आप पढ़े हो रियल एनालिसिस पार्ट 1 में, इसी का एनालॉग, इसी रिजल्ट का एनालॉग वर्जन, इसलिए मैं कहता हूं ना कि ट्राई टू को रिलेट द प्रीवियस, जो आप पहले से पढ़ चुके हो उससे को रिलेट करने की कोशिश करो, इसी का एनालॉग रिजल्ट आप पढ़ चुके हो। इसका सिमिलर एनालॉग रिजल्ट आप जैसी पार्ट 1 में प्रूफ भी आपके नोट्स में होगा अगर घर जाके देखोगे। एक तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती थी, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी के जस्ट बाद में रिजल्ट करवाता था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता था, मॉड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसके जस्ट बाद एक रिजल्ट नहीं करवाया था कि एक्स माइनस वाई, ठीक है, का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ये करवाया वो रिजल्ट ना। ठीक है, ये इसको मैं पहले लिख दूं मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड एक्स माइनस वाई, अगर इसको पहले लिख दोगे तो ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस, यही सिमिलर यहाँ है, इसी का एनालॉग जनरल मीट्रिक स्पेस में, तो ये आपको पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है, यही चीज सेम है जिसका इसी का जनरलाइजेशन जनरल मीट्रिक स्पेस में आपको प्रूव करना है। समझ पा रहे हो ना क्या है ये। अगर आपसे कोई पूछे इसका एनालॉग वर्जन रियल एनालिसिस पार्ट 1 में क्या है, तो ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट का जनरलाइजेशन है ये मीट्रिक स्पेस के अंदर। तो नाउ राइट डाउन द प्रूफ। टाइम ये लगता है अगर सिर्फ डायरेक्ट लिखवाना हो तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना कि ये आया कहाँ से, ये आया यहाँ से, ठीक है, कि डायरेक्ट किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा, उसको दिमाग में ये यहाँ से आया कि अगर रियल लाइन में ये बात हो, आर के अंदर रियल एनालिसिस बीएससी पार्ट 1 में ये बात हो रही है, आर के अंदर ये बात हो रही है, क्या किसी जनरल मीट्रिक इसमें से ऐसा हो सकता है, तो पता चला हो सकता है और फिर उसे प्रूव कर दिया गया। ऐसे तो मैथमेटिक्स बढ़ती है कि हम आर में एनालिसिस कर रहे थे, आर में ये बात प्रूव हो चुकी थी, अब क्या ऐसा जनरल मीट्रिक स्पेस में रिजल्ट संभव है, तो पहले तो रिजल्ट बनाता है आदमी कि ये रिजल्ट है और फिर उसको प्रूव करता है, अगर प्रूव हो जाता है तो कह देता है कि हाँ जैसा आप आर में जानते थे उसका एनालॉग वर्जन जनरल मीट्रिक स्पेस में भी है, क्योंकि अब हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो काम क्यों नहीं कर रहा है ये, सोल्यूशन यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेट, पहले तो आप फॉर ऑल एक्स वाई जेड लिखे हो तो लेट एक्स वाई, या पूरा लिखो लेट, ये मिट क्यों नहीं रहा आज, स्लो प्रोसेस इसका स्लो हो गया क्या, ये यूज समझ जाता है, देखिए कुछ तो सोल्यूशन लेट
एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस। अब 3 एलिमेंट ले लिए, उसमें से लेट एक्स वाई जेड इन एक्स। इसको फिर बैठा क्या? प्रियांशु तुम्हारी जिम्मेदारी, इसको भगा के आओ पहले, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड इन एक्स, फिर आएगा यार, फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक है। वो कहानी बचपन वाली याद आ जा रही है हमको, ठीक है, जो उसके नाक पे बैठा हुआ था, जो डंडे से मार दिया, ठीक है, डंडे, तलवार वाली थी ना वो, तलवार वाली। तो अब तलवार मत बनना, डिजिटल बोर्ड टूट उठ जाएगा, उसको यार कैसे भगाया जाए? नाउ चलो लिखो, जब बैठेगा देखा जाएगा फिर। डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है, डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एंड दिस इंप्लाई, ये तुमको ये सब पता है ना कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसलिए वैलिड है। कभी आप सोचे हो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों मीट्रिक स्पेस के अंदर वैलिड है? क्यों ट्रायंगल इनइक्वालिटी मीट्रिक स्पेस की डिफिनेशन में जो तीसरी बात लिखते हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों वैलिड है? क्योंकि ये सब रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर है, तब आप लेस आर इक्वल। आपको मैं पूछूं ना कि जैसे आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया, बाउंडेड सीक्वेंस भी बताया आपको मीट्रिक स्पेस के अंदर, ठीक है, आगे कोसी सीक्वेंस भी बताऊंगा, लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात नहीं होती मीट्रिक स्पेस के अंदर, कभी भी पढ़ डालो, मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात नहीं होती। क्यों? इसको सोचना क्यों मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात नहीं होती है। जब हम आर में एनालिसिस करते हैं तो 4 एडजेक्टिव हैं, कन्वर्जेंट, बाउंडेड, मोनोटोनिक, कोसी। लेकिन जब ही आप जनरल मीट्रिक स्पेस में जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। ये प्रकृति का नियम है, जब आप कोई चीज जनरलाइज करोगे तो कोई प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी। इसलिए जनरल मीट्रिक स्पेस के अंदर मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लेस ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल नहीं है। कोई मीट्रिक स्पेस है, कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स और इसके 2 एलिमेंट हैं, इसमें लेस देन का कहाँ आपके पास नोटेशन है? अगर आर है तो है, ठीक है, लेकिन जनरल मीट्रिक स्पेस के अंदर एक्स और वाई में कौन किससे बड़ा है छोटा, ये थोड़ी ना आप बता सकते हो, ठीक है, नहीं बता सकते, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मीट्रिक स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं है। हालांकि उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल रियल लाइन में है, आर्डर एक्जियम रियल नंबर सिस्टम के पास है आर्डर एक्जियम, तो वहां आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। और जब आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करते हो, यही तो करते हो कि ए एन लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस 1। जब आपके पास ये है, ये नहीं है मीट्रिक स्पेस के अंदर, तो कैसे लिख सकते हो? तो लिख नहीं सकते। इसलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नामक कोई चीज जनरल मीट्रिक स्पेस में होती नहीं। मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात नहीं कर सकते जनरल मीट्रिक स्पेस में। एक बात यह है कि अगर आप कोई चीज जनरलाइज करते हो, कुछ आपको खोना पड़ेगा। ये होता, ये जनरल रियल लाइफ में भी है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। जैसे तुम प्रियांशु को खो दिए, जो तुम्हारी बैचमेट थी, ठीक है, तभी तो इलाहाबाद पहुंचे हो, तभी तो पहुंचे हो, तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो वैसे जब आप कोई चीज जनरलाइज करते हो तो कोई प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी। तो कभी भी आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, मीट्रिक स्पेस का पूरा कोई किताब पढ़ डालना, कहीं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात नहीं होगी। मोनोटोनिक सीक्वेंस नामक चीज होती ही नहीं है मीट्रिक स्पेस के अंदर। यहां लेस आर इक्वल टू इसलिए बात कर पा रहे हो क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, और आर के पास आर्डर एक्जियम है, वहां आप लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू, अब इसको इस साइड कर लो, या इस साइड करना क्या बोलते हैं उसको, इसी इनइक्वलिटी में डी जेड वाई का एडिटिव इनवर्स जोड़ देते हैं, ठीक है। डी एक्स जेड, पक्षांतर नहीं बोलना चाहिए, आप मेच्योर स्टूडेंट हो। डी जेड वाई का एडिटिव इनवर्स दोनों साइड जोड़ दो, तो माइनस डी जेड वाई, और इधर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स जेड, और ये खत्म हो जाएगा ना जब इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ोगे, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। आप इसी का निगेटिव जब ऐड करोगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो डी एक्स जेड हो गया। तो डी एक्स वाई, जिसको रफली टीचर बोल देता है पक्षांतर कर दिए, इसको इस साइड बोल दिए, ठीक है, इस साइड नहीं बोल दिए। आप बेसिकली क्या कर रहे हो,
माइनस डी जेड एक्स वाई दोनों तरफ जोड़ रहे हो, माइनस डी जेड एक्स वाई दोनों तरफ जोड़ रहे हो, और जोड़ने से इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इधर जोड़े तो ये आ गया, और इधर माइनस डी जेड वाई जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स जेड बचेगा। ये आप स्टार कह दो, दिस इज स्टार। अब आप देखो डी एक्स जेड, अब ये भी रखते हैं लड़के, डी एक्स जेड और डी जेड एक्स दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि मीट्रिक सिमेट्रिक होता है, तो डी एक्स जेड बराबर डी जेड एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि मीट्रिक सिमेट्रिक होता है। तो आप क्या करो, जो स्टार में है, स्टार में एक्स और जेड को रिप्लेस कर दो, एक्स और जेड को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज 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 एक्स एंड चेंज, एक्स एंड जेड, इंटरचेंज एक्स एंड जेड, एक्स और जेड को इंटरचेंज कर दो, जहां एक्स है वहां जेड लिख दो, जहां जेड है वहां एक्स लिख दो। वी गेट इंटरचेंज एक्स एंड जेड इन स्टार, इन स्टार वी गेट, इसी स्टार में एक्स और जेड को इंटरचेंज कर दे रहे हो। ये क्या चला गया, अभी तो वो है भी नहीं तब भी स्लो वर्क कर रहा है। वी गेट डी एक्स की जगह जेड और जेड की जगह एक्स, लेस आर इक्वल टू, वहां एक्स की जगह जेड और जेड की जगह एक्स, कुछ बस करना नहीं है, जो भी स्टार था उसी में एक्स और जेड को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हो, ठीक है। तो डी जेड वाई माइनस डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी जेड एक्स, और दैट डी जेड एक्स डी एक्स जेड के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू डी एक्स जेड, पहले इंटरचेंज किए और ये इसी के बराबर होगा। सो यहां से क्या पाओगे, सो वी हैव, यहां से माइनस बाहर कर लो, इसमें से माइनस बाहर करो तो माइनस क्या आएगा, डी एक्स वाई पहले आ जाएगा, डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई, ये तो आएगा, इस साइड से आप माइनस बाहर कर लिए, ठीक है। तो डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई, ये पहले आ गया, ये माइनस डी जेड वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, डी एक्स जेड लिख सकते हो क्योंकि डी जेड एक्स डी एक्स जेड के बराबर है, तो ये इससे लेस आर इक्वल हो गया, तो इस डी जेड एक्स इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, और इसमें को क्या किया, इसमें माइनस बाहर कर लिए। अब अगर ध्यान, अब इसको कह दो डबल स्टार, जो ये आया ये आपका डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार को घूर के देखो, आपको फिर बीएससी पार्ट 1 का, ये सारे रियल नंबर्स हैं, डी जब लगा देते हो तो सारे रियल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा एक चीज, क्या ये जो लिखे हुए यहाँ पे ये सेम है ना, डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई यहाँ भी है, ठीक है, डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई यहाँ भी है, ठीक है, डी एक्स जेड यहाँ भी है, डी एक्स जेड यहाँ भी है, ठीक है। बस अंतर क्या है, यहाँ विथ माइनस साइन आया, विथ माइनस साइन, ठीक है। और मॉड एक्स की एक डिफिनीशन बताई गई है पार्ट 1 में, किसी को याद है, एक जो वो नहीं कि वो तो बहुत क्लास 10 से ही चलता है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0। एक मैं डिफिनेशन बताया था, किसी को याद है मॉड एक्स की, मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा माइनस एक्स, ठीक है। ये भी मॉड की ये हायर लेवल पे ये डिफिनेशन दी जाती है, दोनों डिफिनेशन सही है, दोनों इक्विवेलेंट भी हैं, ठीक है। मॉड एक्स इज नथिंग बट कि एक्स लो और उसका एडिटिव इनवर्स लो, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही आपका मॉड एक्स होगा, ठीक है। जैसे मॉड -7, इस डिफिनेशन से क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ -7, एक्स की जगह -7 है, और फिर माइनस ऑफ -7 दैट इज 7, और दोनों में मैक्सिमम क्या आया है 7, वही तो होता है मॉड -7 7 ही होता है। तो वही चीज यहां आप यूज करोगे, अब एक पार्ट 1 में और चीज पढ़े थे कि सब, क्योंकि अब सब रियल नंबर्स है तो रियल एनालिसिस यूज हो रही पार्ट 1 की। अगर x लेस आर इक्वल टू अल्फा है और y लेस आर इक्वल टू अल्फा है तो मैक्सिमम एक्स वाई का अल्फा के साथ क्या रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर x लेस आर इक्वल टू अल्फा है, y लेस आर इक्वल टू, तो उसका जो मैक्सिमम होगा वो भी क्या होगा, लेस आर इक्वल। ये पार्ट 1 में प्रूव किया जाता है, ये दो के लिए ही नहीं सही है, ये फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स के लिए सही है। तो इन दोनों का ये देखो, ये
यहाँ पे ये दोनों जगह डी एक्स जेड है, अल्फा की जगह दोनों जगह डी एक्स जेड है, यानी ये दोनों नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों एक ही नंबर से लेस आर इक्वल हैं, एक ही नंबर से डी एक्स जेड से ही लेस आर इक्वल हैं। तो दोनों का मैक्सिमम भी क्या होगा, दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो भी लेस आर इक्वल क्या होगा, डी एक्स जेड। ठीक है, हेंस मैक्सिमम ऑफ स्टार और डबल स्टार से ये बात कंक्लूड कर रहे हो, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई कामा माइनस डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई और माइनस डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टार और डबल स्टार को ध्यान से देखो, दोनों ही डी एक्स जेड से लेस आर इक्वल हैं, तो दोनों का मैक्सिमम भी क्या होगा, लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड बाई स्टार एंड डबल स्टार। इसमें डबल स्टार और डबल स्टार यूज कर रहे हो, ये भी आपका डी एक्स जेड से लेस आर इक्वल था, ये भी आपका डी एक्स जेड से लेस आर इक्वल था, तो दोनों का मैक्सिमम भी लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड होगा। अब प्रियांशु कहानी खत्म है। ठीक है, ये यक्स सोचो, ये यक्स सोचो तो ये माइनस एक्स ही तो है, ये जो है उसी का तो माइनस एक्स है ये। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ, दैट इज मैक्सिमम एक्स कामा माइनस एक्स क्या होता है, मॉड एक्स, तो मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई इज मैक्सिमम ऑफ दिस मच इज डिफाइंड एज मॉड, यही तो मॉड की डिफिनेशन है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा माइनस एक्स इज मॉड एक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स की जगह आपका ये है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स की जगह ये है एक्स और माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू मॉड एक्स, और एक्स की जगह ये है तो मॉड ऑफ दिस। ठीक है, मॉड ऑफ दिस लेस आर इक्वल टू डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। ठीक है, डी, तो ये हैंग कर रहा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है बार बार। डी एक्स जेड, और यही आपको सॉल्व करके दिखाना था। इसमें एक तो मॉड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मॉड की कौन सी डिफिनेशन, मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा माइनस एक्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा, तो इस सवाल को देख लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो। इसी सवाल पे एक और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप ट्राई करो करने की। लेट ए एन एंड बी एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, बी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, ऊपर वाला इसमें यूज होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो रिजल्ट किए हो, क्वेश्चन किए हो, वो यूज होगा इसमें। ठीक है, लेट ए एन एंड बी एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स, लेट, अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन कहीं कन्वर्ज कर रहा होगा, लेट ए एन कन्वर्ज, ये दिया था आपके एग्जाम में, लेट ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी एन कन्वर्जेस टू बी। These are the hypothesis of the question. ए एन बी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस थे, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा था, बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा था। तो प्रूव दैट, वो पूछे क्या थे आपको, प्रूव दैट सीक्वेंस डी ए एन बी एन, सीक्वेंस डी ए एन बी एन के बीच का डिस्टेंस से जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्ज करेगा नेचुरली। कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ये तो नेचुरल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक सीक्वेंस बना रहा है, नई सीक्वेंस डी ए एन बी एन, वो कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, डी ऑफ ए बी पे। ठीक है, डी ऑफ ए बी पे। आप आंसर देके देखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी ऑफ ए बी पे। ये जो डी ए एन बी एन सीक्वेंस लिखे हो, इसका 10वां टर्म क्या होगा,
प्रियांशु इसका 10 DAN BN सीक्वेंस। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपके पास एक सीक्वेंस A1 A2 A3 AN डॉट डॉट डॉट, एक सीक्वेंस ये है एक्स के अंदर, और दूसरा सीक्वेंस आपके पास B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ये सीक्वेंस है। अब एक इन दोनों सीक्वेंस से एक नई सीक्वेंस बना रहे हो, इन दोनों सीक्वेंस से एक नई सीक्वेंस बना रहे हो। कैसे? A1 B1 की डिस्टेंस निकाल रहे हो, A1 B1 के बीच की डिस्टेंस DA1 B1 करस्पॉन्डिंग टर्म के, फिर A2 B2 के बीच की डिस्टेंस DA2 B2, फिर A3 B3 के बीच की डिस्टेंस DA3 B3, और फिर ऐसे बनता चला जाएगा AN BN के बीच की डिस्टेंस DAN BN, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस बन रही है कि नहीं? एक सीक्वेंस बन रहा है ना, ये एक नई सीक्वेंस बन रही है, न्यू सीक्वेंस एक क्रिएट हो रही है। इन दोनों सीक्वेंस से एक आप नई सीक्वेंस बना लिए, जिसका पहला टर्म क्या है DA1 B1, दूसरा टर्म क्या है DA2 B2, तीसरा टर्म क्या है DA3 B3, या नेक्स्ट टर्म क्या है DAN BN। ठीक है, ये नई सीक्वेंस बन जा रही है। और अगर ये A पे कन्वर्ज कर रहा है और अगर ये B पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो ये नई सीक्वेंस बनी है, जो ये आपकी नई सीक्वेंस बनी है, ये कन्वर्ज करेगी कहां पे? DAB पे, DAB पे। माय क्वेश्चन इज दैट कि जो आपकी ये नई सीक्वेंस आई है, ये कहां पे है? ये सीक्वेंस जो नई इन, ये तो मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस है। AN B1 AN सीक्वेंस BN सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस के अंदर है। उससे जो नई सीक्वेंस बना रहे हो डिस्टेंस के सहारे, DA1 B1 DA2 B2 DA3 B3 DA डॉट 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 DAN BN डॉट डॉट डॉट, ये जो सीक्वेंस आ रही है, ये सीक्वेंस कहाँ होगी? सीक्वेंस इन वेयर? सीक्वेंस इन R, यानी रियल लाइन के अंदर ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस इन R, रियल लाइन, यानी R विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर ये सीक्वेंस है, R विथ यूजुअल। तो ये जो सीक्वेंस है, ये आपने नोट्स में भी लिख देना, ऐसे ये मजाक में नहीं कर कि ये सीक्वेंस ये जो नई सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस इन R विथ यूजुअल मीट्रिक, R विथ यूजुअल मीट्रिक। अभी ये पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई यार, R विथ यूजुअल मीट्रिक। R विथ यूजुअल मीट्रिक, ठीक है, R विथ यूजुअल मीट्रिक, यानी जो नई सीक्वेंस आई है वो R विथ यूजुअल मीट्रिक में है। और जब यूजुअल मीट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मीट्रिक होगा DXY इक्वल टू मॉड X माइनस वाई। DXY अगर R विथ यूजुअल मीट्रिक कह रहे हो तो DXY, ठीक है, DXY इक्वल टू मॉड X माइनस वाई, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो हाउ टू अटैक दिस क्वेश्चन? मुझे मेरे हिसाब से वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इन आस्क्ड इन द मीट्रिक स्पेस चैप्टर्स, यूनिट 5 में सबसे पूछा गया अच्छा क्वेश्चन ये एक है। ठीक है, पेज चेंज कर दूं क्या? एक तो लिए ही हो। कोई आदमी सॉल्व करके बताए सॉल्यूशन। जब आप R विथ यूजुअल मीट्रिक में आ गए, ठीक है, और आपको दिखाना, वी हैव टू शो दैट DAN BN जो सीक्वेंस है, DAN BN सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी DAB पे, और ये सीक्वेंस R विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर, रियल लाइन के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपको रियल लाइन के अंदर R विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो एप्सिलॉन एन टेक्निक यूज करोगे, एप्सिलॉन एन टेक्निक। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, we have to find out natural number n such that आपको somebody gave you epsilon। यही तरीका है, जब आप रियल लाइन के अंदर आ गए, R विथ यूजुअल मीट्रिक के अंदर आ गए, तो आपको कोई एप्सिलॉन देगा, उसके लिए आपको एक n खोजना होगा सच दैट कि मॉड ऑफ, ये रियल नंबर्स हैं, वहां क्या करते थे, मॉड ऑफ, जब वहां सीक्वेंस का कन्वर्जन तो मॉड ऑफ AN माइनस L लिखते थे ना, ठीक है, मॉड आ जाता था, मॉड, क्योंकि रियल लाइन के अंदर D क्या है, मॉड है। ठीक है, मॉड ऑफ DAN BN माइनस DAB
लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि डी ए एन बी एन डी ए बी आर के अंदर हो, और आर के अंदर आप मॉड लेते हो, आर के अंदर मीट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड है, तो मॉड ऑफ डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। तो ये एन आपको प्राप्त करना है, ये एन प्राप्त करना है। ये सही कह रहा था, उस पेज को चेंज कर दिया गया, सही हो गया सब, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट तुम अच्छा बनोगे, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। अब तो अब रियल लाइन का सवाल हो गया, अब कैसे अटैक करोगे, अब ये मतलब रियल एनालिसिस पार्ट 1 की हो गई। आपको एक एन की तलाश है कि मॉड डी एन बी एन माइनस डी ए बी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, कब, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, तो वो एन खोजना है, वो एन खोजना है। तो जब भी ऐसा होता था तो मैं बार बार आपसे बोलता था ना, फॉरगेट एप्सिलॉन, फॉरगेट कैपिटल एन, आप एप्सिलॉन को भूल जाइए, कैपिटल एन को भूल जाइए, शुरुआत कहाँ से करोगे, ये मैं कितनी बार बोलता हूँ हर साल मीट्रिक सीक्वेंस इन आर जब पढ़ाता हूँ, सीक्वेंस इन आर जब पढ़ाता हूँ, आप एप्सिलॉन को भूल जाओ, एन को भूल जाओ, आप यहाँ से काम करना चालू करो, और तब आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट शुड बी माई कैपिटल एन, मेरा कैपिटल एन क्या होगा, वहीं से आइडिया लगेगा। जब भी आप बीएससी पार्ट 1 सीक्वेंस इन आर पढ़ रहे हो, कन्वर्जेंस दिखाना है, एप्सिलॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एन के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ से काम करना, चलो काम करना, ये इसको लेके चलो, ठीक है, इसको लेके चलो, और वहीं से आइडिया होगा कि आपका कैपिटल एन क्या होगा। तो नाउ इसको लेके चलते हैं, मॉड डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी, इसको लेके चलते हैं, मॉड डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी। सीक्वेंस इन आर का मोस्ट नेचुरल टेक्निक, जब भी कन्वर्जेंस दिखाना होता है, अलजेब्रा आप लिमिट कर रहे थे, जहां भी मैं करता हूं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या इसमें एक चीज आपके पास ये है, ठीक है, कि ए एन आपको दिया गया है, ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है। इसमें आप क्या यूज करोगे, ठीक है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, और इसको ध्यान रखना है कि ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये मीट्रिक स्पेस के अंदर है, आर के अंदर नहीं है, ठीक है। ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी एन। कोई डाउट किसी को, डी ए बी एन सब्ट्रैक्ट कर दिए, रियल नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, और फर्क ना आए तो इसको जोड़ दो, ठीक है, डी ए बी एन, यानी डी ए बी एन, ए एन की लिमिट ए है, बी एन को वैसे रहने दिए, बी एन को वैसे रहने दिए, ए एन की लिमिट ए है, तो डी ए बी एन सब्ट्रैक्ट कर दिए, और फर्क ना आए वही ऐड भी कर दिए, डी ए बी एन, और बाकी जो बचा हुआ उसको लिख लो माइनस डी ए बी, माइनस डी ए बी। एक चीज घटा दिए, वही जोड़ दिए, वही ऊपर वाला पड़ा रहेगा। अब यहां आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, इसको एक नंबर मानो x और इसको y, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ, मॉड वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो लेस आर इक्वल टू मॉड डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी एन प्लस डी ए बी एन माइनस डी ए बी का मॉड, का मॉड, यानी मॉड एक्स प्लस वाई वाला रिजल्ट यूज कर रहे हो, मॉड एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, एक्स की जगह ये सोच रहे हो, वाई की जगह ये, सब आप आर में आ गए हो, सारी कहानी आर में चल रही है, ठीक है, आर के अंदर आ गए हो, ठीक, इक्वल टू डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी एन, इसको कॉपी पेस्ट कर लो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ये एज इट इज रख लिया। इसकी दूसरी एंट्री फिक्स है ना बी एन, दूसरी एंट्री फिक्स है ना बी एन, ठीक है, दूसरी एंट्री फिक्स है बी एन, पहली एंट्री चेंज, यहाँ ए एन है, यहाँ ए है, और वहां भी वही काम करो कि दूसरी एंट्री फिक्स रहे,
तो वहां पहली एंट्री फिक्स दिख रही है ना, पहली एंट्री फिक्स दिख रही है ए, दूसरी नहीं फिक्स है, पहली एंट्री फिक्स है। लेकिन डी सिमेट्रिक होता है, मेट्रिक तो सिमेट्रिक होता है। यू कैन राइट दिस डी बी एन ए बी एन को आप डी बी एन ए भी लिख सकते हो, सिमेट्रिसिटी यूज कर रहे हो डी की, माइनस डी ए बी को लिख सकते हो डी बी ए। अब दोनों जगह सेकेंड एंट्री फिक्स हो गई, पहले वाले मॉड के अंदर भी सेकेंड एंट्री फिक्स है बी एन, और दूसरे वाले मॉड के अंदर भी सेकेंड एंट्री फिक्स है ए, ठीक है, ए फिक्स है। अब ऊपर वाला कोई रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला रिजल्ट क्या कहता है कि डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई का मॉड लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, यही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, यही यूज करना है। डी एक्स वाई माइनस डी जेड, ये प्रूव कर चुके हो अभी, डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड। तो होता क्या है, कुछ होता थोड़ी ना है कि जो सेम होता है, जो सेम होता है उसको छोड़ दे रहा है ना, वाई गायब हो जा रहा है, ठीक है। ये जो आ रहा है लेस आर इक्वल टू क्या आ रहा है, डी एक्स जेड, इसमें वाई है क्या, बस वाई गायब कर दे रहा है, जो बचा उससे लेस आर इक्वल हो जाएगा, उससे लेस आर इक्वल हो जाएगा। तो ये आप यूज करोगे यहाँ पे यही बात। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, यहां से अगली लाइन क्या होगी, ये जो मैं यूज कर रहा हूं मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसको यूज करोगे तो क्या आएगा, इसी चीज को यहां यूज करना है तो क्या यूज करोगे, कि जो सेम है वो गायब हो जाएगा, जो सेम है वो गायब हो जाएगा ना, सेम जो वाई है वो गायब हो जा रहा है, लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड बच रहा है। तो यहां से बी एन सेम है तो ये गायब हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी किससे लेस आर इक्वल हो जाएगी, डी ए एन ए, डी ए एन ए। उसी तरह यही रिजल्ट यहां भी अप्लाई करोगे, जो सेम है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्वांटिटी किससे लेस आर इक्वल हो जाएगी, डी बी एन बी, डी बी एन बी। ये आप यूज कर रहे हैं, मैं बगल में लिख दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बता दिया कि आप कैसे यूज कर रहे हो। तो जो सेम है उसको गायब करने के बाद, तो यहाँ बी एन सेम है तो बी एन गायब हो जाएगा, लेस ये पहली वाली क्वांटिटी जो होगी वो लेस आर इक्वल टू हो जाएगी डी ए एन ए, और दूसरी वाली क्वांटिटी लेस आर इक्वल हो जाएगी डी बी एन बी, ए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लेस आर इक्वल टू डी ए एन ए, ये जो हो गया लेस आर इक्वल टू डी ए एन ए उसी रिजल्ट से, प्लस ये जो होगा लेस आर इक्वल टू डी बी एन बी, डी बी एन बी। तो ये पहली वाली क्वांटिटी डी ए एन ए से लेस आर इक्वल हो गया, दूसरा वाला टर्म जो है वो डी बी एन बी से लेस आर इक्वल हो गया, तो दोनों का सम इन दोनों के सम से लेस आर इक्वल होगा। यहां आप जो यूज किए वो जरूर लिख लेना, यूजिंग एग्जाम में भी यूजिंग क्या यूज किए हो कि मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी जेड वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, ये चीज आप यूज की हो, ये चीज यूज की हो तब ये लिख पा रहे हो, इस चीज को यूजिंग दिस जनरल रिजल्ट फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन एक्स। अब ये बताओ, ठीक है, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, अब कन्वर्जेंस की डिफिनेशन सीक्वेंस के अंदर, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एक नेचुरल नंबर एन वन मिलेगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन वन, ठीक है, एन वन मिलेगा ना, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा तो डी ए एन की ए से डिस्टेंस लेस देन कुछ एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और अगर बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक एन टू मिलेगा, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा तो बी एन की बी से डिस्टेंस लेस देन कुछ एप्सिलॉन होगा। अब वो कुछ एप्सिलॉन आपको क्या लेना होगा कि जो आप ऊपर से लेके कर रहे हो, आप जो ऊपर से लेके कर रहे हो, ये पार्ट वन में खूब करते हो, जो ऊपर से लेके कर रहे हो आपको यही तो दिखाना है कि डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, यही तो आपका टारगेट है, डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी, डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और आप करते करते पहुंच गए, ये इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, और इसको आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना, ये लिखना मत नोट्स में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है।
जब आप इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाओगे, इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाओगे, तो मॉड डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी आपका किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से। कहानी खत्म हो जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा क्या एन होगा। ये लेके चले, ये इसके बराबर, ये इससे लेस आर इक्वल, ये इसके बराबर, फिर इससे लेस आर इक्वल, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो इसका जो है, इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा जो हमें दिखाना है कि डी ए एन बी एन माइनस डी ए बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, यही हमारा टारगेट है। और ये एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, इसका मतलब इसको दो भागों में ब्रेक करना है कि सम आपका एप्सिलॉन से छोटा रहे या सम एप्सिलॉन आ जाए। तो चाहे आप एप्सिलॉन बाय 2 ले लो, एप्सिलॉन बाय 2 ले लो, तब भी आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। चाहे एप्सिलॉन बाय 10 ले लो, 9 एप्सिलॉन बाय 10 ले लो, तब भी आपका सम एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे की कहानी समझ में आ रही है ना? तो ये आप यहां मत लिखना, मैं ये यहां नहीं लिखते, यहां लिख के ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ये स्टार अभी जरूरत पड़ेगी स्टार की। सिंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ए एन की लिमिट ए है, ये तो आपको दिया गया है मीट्रिक स्पेस के अंदर। इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन बाय 3 पॉजिटिव, मैं एप्सिलॉन बाय 2 नहीं ले रहा हूं, फॉर एप्सिलॉन बाय 3 पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n1, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n1, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n1 such that d a n a लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 कब? कन्वर्जेंस की डिफिनीशन यानी ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो एप्सिलॉन बाय 3 के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। देयर इज नेचुरल नंबर n1 कि डी ए एन ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू n1। आल्सो सिंस बी एन भी कन्वर्ज कर रहा है बी पे, तो उसको यूज करोगे। ठीक है, आल्सो सिंस बी एन कन्वर्जेस टू बी। अब यही मैं पूछता हूं कि अगला एप्सिलॉन क्या लोगे? 2 एप्सिलॉन बाय 3, दोनों का जोड़ एप्सिलॉन हो जाए, या उससे प्रिसाइज बोलूं तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उससे प्रिसाइज बोलूं 2 एप्सिलॉन बाय 3 ऐसा लो कि सम एप्सिलॉन से छोटा बना रहे। 2 एप्सिलॉन बाय 3 ले सकते हो या उससे छोटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो फार अगर यहाँ एप्सिलॉन बाय 3 ले लिया तो उसको ले लिया 2 एप्सिलॉन बाय 3 पॉजिटिव, 2 एप्सिलॉन बाय 3 पॉजिटिव। तो बी एन अगर बी पे कन्वर्ज कर रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए भी, इस एप्सिलॉन के लिए एक n2 मिलेगा। देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग्स टू n सच दैट डी बी एन यानी बी एन की बी से डिस्टेंस लेस देन होगा 2 एप्सिलॉन बाय 3, लेस देन 2 एप्सिलॉन बाय 3। कन्वर्जेंस की डिफिनीशन मीट्रिक स्पेस की आपके कॉपी में है, डी बी एन बी लेस देन 2 एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n2। अब स्टार में देखो, आपको साथ साथ चाहिए, ये लिखना मत कॉपी, बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा चाहिए और ये आपको चाहिए किससे? 2 एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा। तब फिर दोनों का सम किससे छोटा हो जाएगा? अगर ये एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा हो गया, वो 2 एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा होगा, दोनों के सम से छोटा हो जाएगा और दोनों का सम एप्सिलॉन हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन दोनों साथ साथ होल्ड कब करेगा? एक ही टाइम पे आपको, एक ही टाइम पे, एट ए टाइम, एक ही टाइम पे आपको ये एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा चाहिए और ये आपको 2 एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा चाहिए। तो व्हाट शुड बी माय कैपिटल एन? ये हाँ मैक्सिमम। आप रट्टा मारते हो मैक्सिमम, लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साथ तभी होगा जब आपका जो n होगा वो n1 से बड़ा होगा। n1 से बड़ा होगा तो ये यूज कर सकते हो, n1 से बड़ा होगा तभी तो आप ये यूज कर सकते हो। n आपका n2 से बड़ा होगा, ठीक है, तभी आप ये यूज कर सकते हो। और दोनों साथ साथ चाहिए, तो एक ऐसा कैपिटल n चाहिए कि जब n उससे ग्रेटर आर इक्वल हो तो n1 से भी बड़ा हो जाए और n2 से भी बड़ा हो जाए, n2 से भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या चॉइस बनती है कि दोनों का मैक्सिमम ले लिया जाए। ठीक है, तो लेट
n इक्वल टू, लेट n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कामा n2, n1 कामा n2। और आपको दो नंबर का जब आप मैक्सिमम लोगे तो इसी में से एक आएगा, तो वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। n बिलोंग्स टू मैक्सिमम, n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। n क्या ले रहे हो, n1 n2 का मैक्सिमम, वो नेचुरल नंबर होगा। अगर n मैक्सिमम है तो देन n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू n2। पूरी दुनिया यही लिखती है, ठीक है, पूरी दुनिया यही लिखती है। ऐसे रटते लड़के, मैं तो लड़कों के बीच में रहता हूँ, सीक्वेंस में मैक्सिमम लेना रहता है और लिमिट कंटिन्यूटी में मिनिमम लेना रहता है। ये नहीं समझते क्यों, ठीक है, सीक्वेंस में मैक्सिमम लेना, ऐसे आंख मूंद के रटते हैं। मैं ग्राउंड राउंड में घूमता रहता हूँ ना, सीक्वेंस में मैक्सिमम और लिमिट कंटिन्यूटी में मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो सो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N वी हैव, जब n आपका इस n से बड़ा, स्मॉल n इस कैपिटल N से बड़ा या बराबर होगा, तो यहां समझ लो कि जब आपका, यहां मैं किनारे लिख रहा हूं, इसको नोट्स में खोजने का जरूरत नहीं, किनारे, अगर n ग्रेटर आर इक्वल टू n है और n ग्रेटर आर इक्वल टू किससे है, n1 से, इसका मतलब n आपका n1 से भी बड़ा हो गया कि नहीं। n ग्रेटर आर इक्वल टू n जब लेके चलोगे और n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 है, n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 है, तो n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू n1 हो जा रहा है कि नहीं। अगर n आप ग्रेटर आर इक्वल टू n लोगे तो n आपको अपने आप n1 से भी ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा। दूसरा कि n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N जब लोगे और n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 भी है, ग्रेटर आर इक्वल टू n2 भी है, इसका मतलब n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 भी हो जाएगा। इसका मतलब जब आप n ग्रेटर आर इक्वल टू n लोगे, जब n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N होगा, तो वो n1 से भी बड़ा हो जाएगा और n2 से भी बड़ा हो जाएगा। तब आप दोनों यूज कर सकते हो, तब दोनों यूज कर सकते हो। तो वी हैव मॉड ऑफ DAN/BN माइनस DAB, और ये सब पहले ही सॉल्व कर चुके हो। लास्ट लाइन बताना क्या आया था, पूरा आपके कॉपी में है, ठीक है। DAN/BN यहीं से तो स्टार्ट किए थे। मैं बोलता हूं कि जब भी सीक्वेंस इन आर का सवाल आया तो फॉरगेट एप्सिलॉन, फॉरगेट n, यहीं से काम करते हो, फिर आपको आइडिया लग जाता है। लास्ट लाइन बताना, तो DAN/BN माइनस DAB का मॉड लेस आर इक्वल टू था, लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू क्या था, DAN A DB बाई स्टार, स्टार लिखे हो ना वहां पे, बाई स्टार। ये था, ऊपर से सॉल्व करते 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 पहले का लास्ट से ये रिलेशन बन रहा था। क्योंकि अब यहां मैं समझा ही दिया हूं, अगर n आपका कैपिटल N से बड़ा है तो n1 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, n1 से भी बड़ा हो जाएगा। और जब n आपका n1 से बड़ा हो जाएगा तो DAN A किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3 से। अगर n आपका n1 से बड़ा हुआ, ऊपर चला गया होगा, n आपका n1 से बड़ा हुआ तो DAN A किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3 से। अब फिर दूसरे केस में जाओगे, दूसरे वाले सम में, यानी इस पे, तो n अगर आपका कैपिटल N से बड़ा है, ठीक है, तो अगर n आपका कैपिटल N से बड़ा है तो n आपका n2 से भी बड़ा हो जाएगा। और n अगर n2 से बड़ा हुआ तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाई 3 से, 2 एप्सिलॉन बाई 3 से। तो दोनों का सम छोटा हो गया एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3 से। ये तब हो रहा है जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N, और n आप मैक्सिमम लिए हो दोनों का, इस वजह से मैक्सिमम लिया जाता है, इसलिए वजह से मैक्सिमम लिया जाता है कि दोनों साथ साथ लेस देन हो जाएं, ठीक है। और दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन। अब बताओ DAN/BN माइनस DAB के मॉड का एप्सिलॉन से क्या रिलेशन हो गया, लेस देन आ गया ना, एक बार लेस देन आ गया तो लेस देन एप्सिलॉन। और जब ही ऐसा आया तो कहानी खत्म, आप एप्सिलॉन लेके चले, आप एप्सिलॉन लेके चले, उसके लिए n पा गए कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n है तो मॉड ऑफ DAN/BN माइनस DAB लेस देन एप्सिलॉन। और जब ही ये होगा कहानी खत्म। मैं तो पहले लिख देता हूं कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n तलाश करना है कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N हो तो मॉड DAN/BN माइनस DAB लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जो कि हो जा रहा है। तो 10
10 DAN/BN जो सीक्वेंस है आपकी वो कन्वर्जेंट होगी DAB पे। अगली लाइन यही लिखोगे। तो यही एप्सिलॉन एन गेम खत्म। एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है तो डी मॉड ऑफ DAN/BN माइनस DAB इज लेस देन एप्सिलॉन, तो DAN/BN DAB में कन्वर्ट। तो सवाल आपका फिनिश्ड हो गया है। जाओ बस डिफिनेशन लिख लो, बाकी देखा जाएगा कल। कॉची सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस। नंदिनी भूखी तो नहीं हो? खाना कैसे मिल जाता तुमको सवेरे इसमें? कॉची सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस। लेट डिफिनेशन लिखो, लेट एक्स बी ए मेट्रिक स्पेस a sequence an in X is said to be a Cauchy sequence, a sequence an in X is said to be a Cauchy sequence if जैसा वहां है वैसा यहां भी होगा। if for every epsilon positive, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट क्या था वहां पे प्रियांशु? कॉची सीक्वेंस इन आर जब पढ़े तो क्या था? फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट के बाद क्या था वहां पे? अंजलि बोल रहा हूं, नंदिनी बताओ। हाँ, n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू n, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म होंगे an am उसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस d है, मॉड नहीं है। मेट्रिक स्पेस के अंदर डिस्टेंस d है, तो n m ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n होगा। तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म होंगे n और m के करस्पॉन्डिंग, n के करस्पॉन्डिंग an, m के करस्पॉन्डिंग am। जब n और m ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। बार बार मैं पूछता हूं लड़कों से, कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में अंतर क्या है? इसमें किसी लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें कहीं एल वाल आया है, कहीं एल वाल नहीं आया। इसमें ये बताता है कि एक आफ्टर सर्टेन स्टेज यानी n ऑनवर्ड्स, या ऐसे समझो जब मेट्रिक स्पेस में, तो रियल लाइन वाला डायग्राम मत बनाओ, ठीक है? मेट्रिक स्पेस के अंदर इसको थोड़ा डिफिनेशन आपको फील भी तो होनी चाहिए। ये मेट्रिक स्पेस x है, तो a1 a2 an माइनस वन, ये यहाँ एक लाइन खींच दो। यहां तक का हमें आइडिया नहीं है, ठीक है? a1 a2 an माइनस वन, क्योंकि आप कह रहे हो कि n और m ये मेट्रिक स्पेस x है, काटा हुआ नहीं है, ठीक है? मेट्रिक स्पेस x है, तो a1 a2 an माइनस वन। और आप कह रहे हो कि जब n और m n से बड़ा या बराबर होंगे, आगे का कोई भी दो टर्म लोगे, an प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है? आगे an प्लस 100 आगे आएगा ना, an प्लस 100, तो कोई भी दो टर्म लोगे an प्लस 100, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। आप an प्लस वन, an प्लस 1000 ले लिए, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। इससे फील क्या हो रहा है कि n माइनस वन टर्म्स के बाद सारे टर्म आपस में कोलैप्स कर रहे होंगे, गुच्छे में आ रहे होंगे। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई एक टर्म an पकड़े और एक टर्म बहुत दूर पकड़ लिए, ठीक है? an प्लस 2025, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब आगे जितने भी टर्म है कहीं भी हैं,
उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब इसके आगे के जो टर्म होंगे वो एक गुच्छे की तरह एक जगह कोलैप्स हो जाएंगे, एक गुच्छे की तरह कोलैप्स हो जाएंगे। बहुत लोग फील नहीं कर पाते कौची कहना क्या चाहता था, कौची बोल दिया, कोसी ने तो गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। कोसी कहना क्या चाहता था, वो यही कहना चाहता था कि आफ्टर सर्टेन स्टेज, अगर सीक्वेंस को कोसी तब बोलेंगे, सीक्वेंस को कोसी तब बोलेंगे कि आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म एक गुच्छे में एक जगह आ जाएंगे, एक गुच्छे में एक जगह आ जाएंगे, ठीक, एक गुच्छे में एक जगह आएंगे। कहीं भी कोई दो टर्म उठाओगे उसके बीच की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, और एप्सिलॉन तो आपके कंट्रोल में है, एप्सिलॉन तो आपके कंट्रोल में है। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, और कल करके आप लोग आइएगा एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूछा गया है तो पूछ लेते। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस। आप रियल लाइन के अंदर 1/n सीक्वेंस ले लेना, आर विथ यूजुअल मीट्रिक लेना, 1/n सीक्वेंस ले लेना, वो कोसी सीक्वेंस है। आपको प्रूव करना होगा ये डिफिनीशन लगा के, ठीक है, ये डिफिनीशन लगा के हिंट भी दे दिया, ठीक है। रियल लाइन के अंदर 1/n सीक्वेंस लेना है, और उसको ये एप्सिलॉन लोगे आर्बिट्रेरी, एक कैपिटल एन खोजोगे कि डी ए एन ए एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जब एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, ठीक है। तो जाओ मिलते हैं कल।